आज गणनाथ जाकर चंद्र दत्त जी के रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल से ही लग रहा था। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते ही नहीं, एकाएक ना नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय न समझता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने न उसे अभ्यासी है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते हुए लोहे को उलट पुलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठ उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। ने पूछा, मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट गए और धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लाला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। सिंह घूर कर एक एक लड़के को देखते हुए हैं, फिर वही कड़क आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान, कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल मोहन से पूछते हैं तो उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण था, शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपने प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहता था। त्रिलोक सिंह मास्टर का कहना है कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी तरह से सोच की गुंजाइश ही नहीं रखता था, और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल तक का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर के कभी कभार ही उस विशेष पर ध्यान दे देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछा, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो? 12 तक तो पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। धनराम की मंदबुद्धि हो रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घूंटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था। इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक चला दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? अपने थैले से 5-6 दरांतियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी थीं। चाबुक विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता नहीं थे। धनराम हाथ पैर चलाने लायक ही था। बाप ने उसे धौंकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सीखने लगा। फर्क इतना ही था, जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे पसंद का बेंत चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता था उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली, और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के आकर धनराम का ऑफर कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया था। वंशीधर तिवारी हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा
घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं, वृद्ध व्यासनी बालकों को उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। ये अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर गांव लौट आता था। मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। दादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। यहाँ शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया को बिछुड़कर सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, हाथ बांटने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज के हाथ बटाने का साधन बन गया। सब दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए एक मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जाना पड़ता था। उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। एकदम नए वातावरण और रात दिन की काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी क्षेत्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उस शहर में ही गुजार देना पड़ता था। वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गाँव आया हुआ था। जब वह लौट कर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग उसकी आगे पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से इसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया। मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों का चक्कर लगाने लगा। बंशीधर को मन में विश्वास था कि एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा, लेकिन जब असफलता का ज्ञान हुआ तो सिर्फ गहरा दुख हुआ। राम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था तो उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्त हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। मोहन लाला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तली चोट मारते, अभ्यस्त हाथों में धोखने फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते, फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले के रूप में दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम के चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा।